ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। यही बात तो मुझे खटक रही है, और अगर मेरे अंदेशे ठीक साबित होते हैं तो इन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ था। मेरे ख्याल में त्रिपाठी के साथ इन्होंने कोई ट्रांसमीटर या फिर कोई डिवाइस अटैच की हुई थी। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि कोई डिवाइस इसके जिस्म में अटैच की गई हो, जिसकी वजह से इन्हें पल पल की खबर मिल रही हो कि इसकी लोकेशन क्या है। वो दूर की कौड़ी लाया तो सेक्शन कमांडर भी इसकी बात सुनकर परेशान हो गए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लोग हमारे बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। सेक्शन कमांडर परेशानी से बोले तो अल्फा ने हाथ उठाते हुए इन्हें तसल्ली देनी चाहिए। ऐसा हो जाता अगर वो लोग जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कुएं के बिल्कुल पास पहुंचने के बावजूद भी इन्होंने प्यासा जाना क्यों गवारा किया। वो पुरसोच लहजे में बोला तो सेक्शन कमांडर ना समझने के अंदाज में उसे देखने लगा। चाहिए तो इन्हें ये था कि वो हमारी जगह देख लेते और फिर अपने बाकी साथियों को भी छुड़वा ले जाते, लेकिन इन्होंने ऐसा ना किया और सिर्फ त्रिपाठी को ही ले जाने पर इक्तिफा किया। अगर ऐसा सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है तो फिर अफसोस है उन लोगों की प्लानिंग पर। वो तसल्ली देते हुए बोला तो सेक्शन कमांडर मुतमईन अंदाज में इसे देखकर रह गए। मैं जाऊंगा उसके पीछे, अपना शिकार तो मैंने वापस लेकर ही आना है, इसके लिए मुझे चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वो मुसम्मम इरादे से बोला। और ऐसा तुम कैसे करोगे? बरादो इसे खोजती नज़रों से देखकर बोले तो उसने बरादो वन की जानिब पुरअसरार नज़रों से देखा। मेरे हाथ एक चीज़ लगी है सर, और यही चीज़ मुझे त्रिपाठी तक ले जाने वाली है। अल्फा बरादो वन की जानिब देखते हुए बोला तो इसके चेहरे पर भी एक पुरअसरारी मुस्कुराहट दौड़ गई। ये वो तरफ का पता है जो मुझे सीधा त्रिपाठी और जहां उसे रखा गया है वहां तक ले जाने में मददगार साबित होगा। वो मुतमईन लहजे में बोला तो सेक्शन कमांडर ने उसे मशकूक नज़रों से देखा, जबकि बरादो वन इसका इशारा समझ गया था। वो सब ब्रीफिंग हॉल में मौजूद थे और अब की मर्तबा अल्फा डाइस पर खड़ा हुआ था, जबकि सेक्शन कमांडर उसकी सीट पर विराजमान थे। हाथ में उसने एक सिम कार्ड थाम रखी थी। ये वो बला है जो सीधा हमें त्रिपाठी और इसके करते धरतों के पास ले जाने वाली है। वो हाथ में मौजूद सिम कार्ड की जानिब इशारा करते हुए बोला तो सब उसे अचंभे से देखने लगे। लेकिन ये तो महज एक सिम कार्ड है, और वो भी पता नहीं बंद है या चालू हालत में है। इससे हम उन लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे? सेशन कमांडर बोले तो वो मुस्कुराते हुए इन्हें देखने लगा। मैंने चेक कर लिया है सर, तभी तो उसको यहाँ लाया हूँ। और ये महज एक सिम कार्ड नहीं है, बल्कि इसमें पूरा एक खाता दर्ज है। कहाँ कहाँ उसे इस्तेमाल किया गया, क्या क्या मैसेज भेजे गए और किस किस के फ़ोन नंबर पर इससे राब्ता किया गया है। हमें सब कुछ हासिल होने वाला है। अल्फा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए बरादो वन को अपनी जानिब बुलाया जो इस काम में माहिर था, और इसे सिम कार्ड का सारा डेटा निकालने का बोला। फ़र्ज़ करो अगर वो सब मिल भी गया जो जो तुमने कहा है, तो क्या गारंटी है कि वो लोग अभी भी वहीं होंगे जहां तुमने सोच रखा है? सेक्शन कमांडर की किसी तौर तसल्ली नहीं हो रही थी। वो ऐसे कि वो लोग अभी तक इस बात से बेखबर हैं कि हमारे हाथ इनका ये छोटा सा कंप्यूटर लग चुका है।
और मेरे हिसाब में वो लोग 3-4 दिन से पहले अपने बिल से निकलने वाले नहीं हैं। वो मुतमईन से अंदाज में बोला, तो सेक्शन कमांडर सर हिलाकर रह गए। सेक्शन कमांडर तल्ख लहजे में बोले, ये मत भूलो कि दुश्मन भी होशियार है। अगर ऐसा ना होता तो वो लोग अपना बंदा यूं हमारे हाथों से उड़ाकर फरार ना हो जाते। वो सिर्फ रूपोश हैं, फरार नहीं हुए, और ना मैं इन्हें फरार होने दूंगा। एल्फा भी तल्ख लहजे में बोला, तो सेक्शन कमांडर मसलहत के तहत खामोश हो गए, क्योंकि जानते थे कि त्रिपाठी के भाग जाने का गम उनसे ज़्यादा एल्फा 1 को है। सिम कार्ड ओके, मैंने सब कुछ ओपन कर लिया बॉस। यहाँ आइए ज़रा, बरादो 2 ऊंची आवाज़ में बोला, तो वो फ़ौरन से इसकी जानिब बढ़ा। इस सिम कार्ड से हिजरू के मकाम पर मुतवातिर कॉल्स की गई हैं, और एक ही नंबर है जिस पर ज़्यादातर राब्ता किया गया है। मैंने वो नंबर भी डिकोड कर लिया, और इसका रिकॉर्ड भी निकाल लिया है। इस दूसरे नंबर से नाउरे में कॉल्स की गई हैं, और पूरी एक लॉग शीट बन गई है। बरादो 2 के लहजे में तजस्सुस हिचकोले ले रहा था। अब ये पता करो कि जिस नंबर पर नार्वे में बात की गई है, वो किसके नाम पर रजिस्टर है। वो जल्दी से बोला, तो बरादो 2 की उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर चलने लगी। ये कोई डेनियल ब्राइट का नाम आ रहा है। बरादो 2 फौरन से बोला, तो एल्फा सर हिलाकर रह गया। हमारे पास से त्रिपाठी को लिया गया दोपहर 3 बजे के करीब। अब उस हिजरू वाले नंबर को देखो, वहाँ से इस टाइमिंग पर कोई राब्ता। वो पुरसोच लहजे में बोला, 2:03 से लेकर 3:15 बजे तक 18 कॉल्स हैं। बरादो 2 के लहजे में दबा दबा जोश था। और आखिरी कॉल जो नार्वे की गई, इसकी क्या टाइमिंग आ रही है? वो फौरन से सवाल कर गया, अभी घंटा पहले की। बरादो 2 पुरजोश लहजे में बोला, वेल, यू हैव गॉट योर आंसर सर। मेरे ख्याल में वो लोग अभी भी हिजरू में ही मौजूद हैं। वो सेक्शन कमांडर को देखते हुए मुस्कुराने लगा, तो वो भी मुस्कुरा दिए। मेरी सोच से ज़्यादा शातिर इंसान हो तुम। निकलो फौरन और घसीटते हुए वापस लाओ उसे। कैसे लाना है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सेक्शन कमांडर उसे ग्रीन सिग्नल देते हुए बोले, तो वो इन्हें सल्यूट झाड़ता हुआ फौरन वहाँ से निकल आया। इसके पीछे बरादो 1 और इसके बाकी साथी भी चले आए। ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर बनते हैं। 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। मेरी दुआ है कि हम लोग अपने मिशन में कामयाब लौटें। बरादो 2 हाथ उठाते हुए बोला, तो सारे आमीन बोलकर रह गए। जल्दी जल्दी इन्होंने तैयारी पकड़ी और जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। बाहर काली रेंज रोवर्स तैयार हालत में खड़ी शेर की मानिंद गौरा रही थी। वो 4-4 की टीम बनते हुए गाड़ियों में सवार हुए और हिजरू की जानिब निकल पड़े। साथ में काली वैन भी थी, जिसमें बरादो 3 अपनी टीम के साथ सर्वेलनेस के हथियारों से लैस शब खून मारने के भरपूर मूड में नजर आ रहा था। वो भी क्या सोचता होगा कि किन इफरीतों के हथे चढ़ा हुआ है। ना मारते हैं और ना ही छोड़ते हैं। इसके कानों में लगा स्पीकर चुरचराया तो उसे बरादो 1 की आवाज़ सुनाई दी। वो हंस दिया और गाड़ी को मज़ीद तेज़ चलाने का इशारा दे डाला। दोपहर के 2 बज रहे थे जब वो लोग हिजरू पहुँचे। बरादो 3 मुसलसल लोकेशन तलाश करने पर लगा हुआ था और साथ ही वायरलेस पर एल्फा को इत्तिलात फराहम कर रहा था। हिजरू हटिया रोड से होते हुए वो उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे जहां नस्ब मोबाइल टावर से ही कॉल कनेक्ट होकर इस्लामाबाद और फिर नार्वे भी जाती रही थी। बोस, यहीं आसपास की ही लोकेशन लगती है मुझे। बरादो 3 पुरजोश लहजे में बोला, तो एल्फा मुस्कुरा कर रह गया। बरादो 3, कभी कभी इंतज़ार करना आगे पीछे फिरने से ज़्यादा बेहतर होता है। क्या समझे? वो मुस्कुराते हुए बोला, तो बरादो 3 खामोश हो गया। नहीं समझ आई मेरे प्यारे दोस्त। मेरा ये मतलब है कि इंतज़ार करो।
मुझे उम्मीद है कि कॉल ज़रूर कनेक्ट होगी, तो तुम लोकेशन ट्रेस कर लेना। वो अपनी बात की मज़ीद वजाहत देते हुए बोला। ओके सर, अब मैं सब समझ गया। बरादो 3 धीमे लहजे में बोला तो वो अफसोस से गर्दन हिला कर रह गया। अभी सब कुछ तो मैंने तुम्हें बता दिया, अगर अब भी ना समझते तो दोपहर की रोटी बंद थी फिर तुम्हारी। वो मज़े से बोला तो बरादो 3 को एक मर्तबा फिर से चुप लग गई। वो वहीं गाड़ियां एक तरफ लगाते हुए सुकून से बैठ गए। 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि इसके वायरलेस में बरादो 3 की आवाज़ सुनाई दी। बॉस, अभी राब्ता हुआ है उसी नंबर से, मैंने ट्रेसिंग पर लगा दिया है, जल्द ही लोकेशन मिल जाएगी। तो वो भी सीधा होकर बैठ गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर वो लोग ऐसे ही लग रहे थे जैसे कोई वडेरा वहां अपना इलाज करवाने आया हुआ है। बॉस, ये पहटी पैरजई रोड की लोकेशन आ रही है, मैं लोकेशन आपको सेंड कर रहा हूँ, बरादो 3 जल्दी से बोला। और फिर कुछ ही देर में उनकी गाड़ी में मौजूद जीपीएस डिवाइस पर लोकेशन आ गई। बॉयज, हम लोग निकल रहे हैं, होशियारी से काम लेना और पंजा मजबूत रखना, वो वायरलेस करते हुए बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। बरादो 1 समझता था कि इसकी हिकमत अमली किया हो सकती है, इसलिए वो गाड़ी घुमाते हुए मुखालिफ सिमत में चला गया। कुछ ही देर में वो लोग एक कदरे वीराने में बने घर से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के नीचे मौजूद थे। अच्छी तरह से चेक कर लिया ना, यही लोकेशन है, कन्फर्म करो, एल्फा ने बरादो 3 से पूछा। जी बॉस, यही लोकेशन है, बेफिक्र होकर टूट पड़ें, बरादो 3 हंसते हुए बोला। तो एल्फा ने गाड़ी फौरन गियर में डालते हुए आगे बढ़ाई, जबकि बरादो 1 अपनी गाड़ी लेकर मुखालिफ सिमत में जाने वाली सड़क पर खड़ा हो गया। ओके बॉयज, 3, 2, 1, और साथ ही उसने एक मखसूस सा इशारा करते हुए गाड़ी से छलांग लगा दी। 3-3 की टोलियों में बंटते हुए वो लोग घर के दरवाजे की दाएं बाएं खड़े हो गए, और फिर इसका इशारा मिलते ही चौथे बंदे ने दरवाजे को लात मारी और एक तरफ को होकर खड़ा हो गया, जबकि पहले 3 बंदों की पार्टी घर में दाखिल हो गई। दरवाज़ा टूटने से अच्छी खासी आवाज़ आई थी, जिसकी वजह से घर में मौजूद लोग हड़बड़ाते हुए बाहर निकले, और यही इनकी गलती थी। गन से निकलने वाले तेज़ असर डोर उन निकलने वाले 2 अफराद को अंटा गफील कर गए। एल्फा फौरन से दरवाजे की ओर से निकला और अंदर कमरे की जानिब भागा। नीचे बेहोश पड़े अफराद के हाथों में असलहा ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि वो लोग ठीक जगह पर पहुंचे हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी को कुछ भी समझने का कोई मौका तक ना मिल सका। वो जब अंदर कमरे में पहुंचा तो उसे सामने ही फर्श पर बिछी चटाई पर शंकर त्रिपाठी इन्हें बदहवास सा बैठा उसे देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये इसके साथ किया हो गया। अपनी जगह से हिलना नहीं, वरना मैं तुम पर बहुत उधार खाए बैठा हुआ हूँ, वो इसके सामने खड़े होते हुए इस पर अपनी गन तान कर बोला। तो त्रिपाठी फौरन ही ढीला पड़ गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं किसी आसिफ की मानिंद तुम्हें चिमट जाऊंगा। तो देख लो त्रिपाठी कि मैं यहाँ भी तुम्हारी बू सूंघते हुए पहुँच गया हूँ। वो अपने लहजे को कंट्रोल करते हुए बोला, मगर इसका दिमाग बुरी तरह से खराब हो रहा था। अगर इसके बस में होता तो वो अभी उस वक्त त्रिपाठी के सर में खिड़की खोल देता। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।